हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन परिवार में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग एकदम चकाचक होंगे। अब हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बिहार की नदियां, और यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए जितना कि आपके मोबाइल में इंटरनेट जो है। इस तरह से आज के वीडियो को अब हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं बिहार की नदियां। तो बिहार में जो है गंगा नदी आपको पता है कि अलकनंदा और भागीरथी जब आपस में देवप्रयाग में मिलती है तो वहां से गंगा नदी का निर्माण होता है, और वह गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि पश्चिम से एंट्री करती है और पूरब की ओर निकल जाती है। और यह गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में बांटती है, एक उत्तर बिहार और दूसरा दक्षिण बिहार। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो भाग है वह उत्तर बिहार कहलाता है और नीचे वाला भाग जो है वह है दक्षिण बिहार, ठीक है। और यह दोनों बिहार की एक एक विशेषता है, और वह विशेषता क्या है कि उत्तर बिहार जो है वह बाढ़ से पूरी तरह ग्रसित रहता है और दक्षिण बिहार जो है वह सूखे से पूरी तरह ग्रसित रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो गंगा नदी है वह बिहार के एकदम बीचों बीच से होकर के गुजरी हुई है, बिहार को आधा आधा बांटते हुए। तब यह गंगा नदी में कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है, उत्तर बिहार से कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है, दक्षिण बिहार से कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है। और यहाँ पे अगर हम उत्तर बिहार की बात बोले तो इसको ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यानी कि उत्तर बिहार वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग बाएं तरफ से मिलने वाली भी नदियां कह सकते हैं, और नीचे वाला जो है इसको हम लोग दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यह प्रश्न कभी कभी हमेशा बनता है कि गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली बिहार में कौन कौन सी नदी है, तो बिहार में दाएं तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी नदी है। तो यहाँ जो है सीक्वेंस से लिखा हुआ है जो कि, और कभी कभी दिशा भी पूछ देता है कि पश्चिम से पूरब की ओर उत्तर बिहार से मिलने वाली कौन कौन सी नदी है, और फिर पश्चिम से पूरब की ओर दक्षिण बिहार में कौन कौन सी नदी मिलने वाली है। तो यह मैप आपको पूरी तरह से उस तरह इन सब प्रश्नों को ध्यान में रख करके इस मैप को बनाया गया है, ठीक है। तो आप क्लास शुरू होने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। नहीं तो अगर हम लिपापोती करेंगे इस पे तो क्या होगा, वो बाद में गिजिर बिजिर हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ले, खासकर इस मैप के साथ, ठीक है। और यह जो है सब नदी की विशेषता है। तब हम बात कर लिए कि गंगा नदी जो है बीचों बीच से जाती है, तो आखिर गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिले से होकर के जाती है, ठीक है। तो अगर हम जिले की बात करेंगे तो 12 जिले से होकर के जाती है। कौन कौन सा जिला आ जाएगा, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय, यानी कि 12 जिले से होकर के गंगा नदी गुजरती है। अब इन 12 जिलों में अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है, तो वह हो जाएगा आपका पटना जिला। पटना जिला में अगर गंगा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका कितना, 99 किलोमीटर। 99। गंगा नदी जो है 12 जिले से होकर के बिहार में गुजरती है। अब यह 12 जिला कौन कौन से हो जाएगा, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। अब गंगा नदी 12 जिला से होकर के तो गुजर गई। अब इन 12 जिला में सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है गंगा नदी की, तो वह हो जाएगा आपका पटना जिला। कौन सा हो जाएगा भाई, पटना, बिहार की राजधानी, जो कि 99 किलोमीटर जो है लंबा दूरी तय करती है, ठीक है, गंगा नदी। अब हम बात तो कर ही लिया थी गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, तो गंगोत्री यूके यानी कि उत्तराखंड। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम नहीं समझना है, तुम लोग बहुत तेज हो, यूनाइटेड किंगडम में कितना लिख देगा, तो गंगोत्री हो जाएगा। और इसका मुहाना कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी। आपको पता है कि उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाहित हो जाती है। क्लियर है। अब हम अगर लंबाई की बात करेंगे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो वह हो जाएगा
25 किलोमीटर। यह दूरी जो है जहां से निकलती है वहां से लेकर के बंगाल की खाड़ी, यानी कि इसमें बांग्लादेश का भी जो है दूरी जुड़ जाता है। अगर हम केवल भारत में बात करेंगे तो वह हो जाएगा 2510 किलोमीटर। अब हम अगर बिहार की बात करेंगे कि बिहार में कितनी दूरी तय करती है, तो वह हो जाएगा आपको 445 किलोमीटर। कितना है भाई? 445 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं कि बिहार में उत्तर के तरफ से यानी कि बाएं के तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी नदी है। अगर हम बाएं से बात करेंगे तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा जो कि आगे हम लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम दाएं तरफ से यानी कि दक्षिण के तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी नदी है उसको देखेंगे तो करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजय नदी। ठीक है, तो ये सब जो है आपके बाएं और दाएं तरफ से मिलने वाली नदी हो गई। अब इन सब नदी की क्या क्या विशेषता है उसको हम लोग देखते हैं। बात करते हैं घाघरा की। घाघरा नदी जो है वह आपको मापचा चुंग यानी कि तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत से जैसे ये नदी निकलेगी और नेपाल में जैसे प्रवेश करती है तो यह दो भागों में बट जाती है। इसकी जो धारा है वह दो धारा में बट जाती है। ठीक है, और यह धारा फिर जो है आगे चल करके दोनों धारा एक बन जाती है, और एक बनने के बाद इसको नेपाल में जो हम लोग काली नदी के नाम से या कोरयाल नदी के नाम से जानते हैं। फिर यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में इस नदी को हम लोग सरयू नदी के नाम से जानते हैं, और इसी सरयू नदी के किनारे श्री राम की जन्मभूमि यानी कि अयोध्या नगरी स्थित है। ठीक है, उसके बाद यह नदी छपरा में यानी कि सारण जिले में बिहार में प्रवेश करती है, और इसका मुहाना छपरा में जो है आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यह हो गया मापचा चुंग तिब्बत से निकली, और इसका मुहाना कहाँ है? गंगा नदी, छपरा। सारण जिला का जो मुख्यालय है छपरा, वहां पे उसी के आसपास में आकर के मिल जाती है। अब अगर हम इसकी लंबाई की बात करेंगे कि घाघरा नदी की लंबाई कितनी है, तो वह हो जाएगा 1080 किलोमीटर। यह तो हो गया पूरे घाघरा नदी की लंबाई। अगर हम केवल बिहार की बात करेंगे तो बिहार में केवल 83 किलोमीटर की दूरी तय करती है, केवल 83 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतना चीज हो गया घाघरा नदी के से रिलेटेड, जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको हमने देखा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गंडक नदी का। गंडक नदी जो है नेपाल के अन्नपूर्णा रेंज से निकलती है, नेपाल के अन्नपूर्णा रेंज। अगर हम जगह की बात करेंगे कि वह जगह कौन सा है, तो मानेकमोट और कटुग के बीच से, यानी कि मानेकमोट और कटुग नामक दो जगह है उसी के बीच, यानी कि नेपाल के अन्नपूर्णा रेंज यहां से निकलती है। और सोनपुर हाजीपुर के बीच एक घाट आता है, वह है पहलेजा घाट। वहां तक आते हुए पहलेजा घाट पे गंगा नदी में समाहित हो जाती है। और यह जो सोनपुर है, इस सोनपुर के संगम पे जो है क्या होता है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यह बात भी आप ध्यान में रखिएगा। सोनपुर और हाजीपुर के बीच में जो है पहलेजा घाट है, वहीं पे आकर के गंगा में समाहित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी दूरी की बात करेंगे तो वह आ जाएगा 630 किलोमीटर। अब 630 किलोमीटर या तो पूरे गंडक नदी की लंबाई हो गई। अगर बिहार की बात करेंगे तो 260 किलोमीटर है। ठीक है, 260 किलोमीटर जो है बिहार में अपना दूरी तय करती है। अब यह नदी निकलती तो है कहां से? नेपाल से। अब नेपाल से यह बिहार में एंट्री करेगी, तो बिहार में कहां पे एंट्री करेगी? तो भैंसा लोटन के पास। भैंसा लोटन एक पश्चिमी चंपारण का जो है जगह का नाम है, वहीं पे यह नदी बिहार में प्रवेश करती है, और सारण और मुजफ्फरपुर के बीच सीमा बनाते हुए हाजीपुर और सोनपुर के बीच पहलेजा घाट पे आकर गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर हो गया? इतना आप समझ गए। उसके बाद अगली नदी है वह है बूढ़ी गंडक। क्या है भाई? बूढ़ी गंडक। ठीक है, अब बूढ़ी गंडक कहां से निकलती है? तो बूढ़ी गंडक बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर की पहाड़ी जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, वहां से निकलती है और खगड़िया में जो है गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। अगर हम इसके दूरी की बात करेंगे तो कुल दूरी 320 किलोमीटर है, और बिहार में भी इसकी दूरी 320 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि यह बिहार से ही निकल रही है और बिहार में ही समाहित हो जा रही है। ठीक है, तो इसका जो है
कुल दूरी 320 किलोमीटर हो जाएगा और बिहार में भी इसकी दूरी 320 किलोमीटर हो जाएगी। और इसकी क्या विशेषता है, तो गंडक के समानांतर पूर्वी भाग में बहती है। कहने का मतलब समानांतर मतलब क्या होता है, एकदम बराबर, है ना। तो यह नदी जो गंडक नदी जाती है, जैसे मान के चलिए इधर से गंडक नदी गई तो ये हो गया आपका गंडक नदी, तो इसके बगल से जो एकदम इसी के समानांतर में यह नदी बहती है, कौन सी नदी हो जाएगी, बूढ़ी गंडक, है ना, बूढ़ी गंडक। क्लियर है। तो और अगर दिशा की बात किया जाएगा तो पूर्वी भाग में, किस भाग में, पूर्वी भाग में इसके समानांतर चलती है। क्लियर है। उसके बाद अगला जो नदी है वह है बागमती नदी। बागमती नदी जो है कहां से निकलती है, नेपाल काठमांडू घाटी से निकलती है और बिहार में जो है यह सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। कहां पे प्रवेश करती है, सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और जाकर के कोसी नदी में समाहित हो जाती है। यानी कि इसका मुहाना कहां पे हो जाएगा, कोसी नदी में हो जाएगा। बूढ़ी गंडक का मुहाना कहां हो जाएगा, खगड़िया में गंगा नदी हो जाएगा, है ना। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है मुहाना। तो बागमती नदी का मुहाना कहां हो गया, कोसी नदी में। ठीक है। अब जो है यहाँ पे मुहाना कहने का मतलब क्या हो जाता है, जहां पे नदी समाप्त हो जाती है। ठीक है। और कुछ कुछ वर्ड होते हैं जैसे प्रवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, तो ये सब तो आपको समझ में आता ही होगा, आपको पता ही होगा क्या किसको कहते हैं। क्लियर है। प्रवाह क्षेत्र यानी कि जिस क्षेत्र से नदी गुजरती है उसको प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। अपवाह क्षेत्र यानी कि मतलब उस नदी में कहां कहां से पानी आकर के मिलता है उसको अपवाह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो बागमती नदी जो है इसका मुहाना कोसी नदी हो गया और इसका अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो 597 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और बिहार में इसकी कितनी लंबाई है, तो 394 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। अब इसकी कुछ सहायक नदी की बात करेंगे तो इसका सहायक नदी हो जाएगा लाल बकिया नदी और लखनदेई नदी। यह सब मतलब छोटी मोटी लोकल स्तर की नदियां हैं जो कि आकर के बागमती में मिल जाती है। और अगर हम घाघरा की सहायक नदी की बात कर लेंगे तो हो जाएगा राप्ती नदी। कौन हो जाएगा, राप्ती नदी, जो कि घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर है। उसके बाद अगला जो नदी है वह है कमला नदी। कौन सी नदी है भाई, कमला नदी। कमला नदी जो है नेपाल की महाभारत रेंज से निकलती है और कोसी में आकर के समाहित हो जाती है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि बागमती नदी यहाँ से निकली आकर के कोसी में मिल गई, कमला नदी यहाँ से निकली आके कोसी में मिल गई और फाइनली कोसी यहाँ पे आके गंगा में मिलेगी। ठीक ना। तो कमला नदी जो है कुछ इसका मुहाना कहाँ हो जाएगा, कोसी नदी। अगर इसके दूरी की बात करेंगे तो 328 किलोमीटर कुल दूरी है और बिहार में 120 किलोमीटर इसकी दूरी तय करती है। 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कमला नदी की विशेषता क्या है कि जो मिथिलांचल वाला क्षेत्र है यानी कि मिथिला का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कमला नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। मतलब जैसे हम लोग गंगा नदी को पूरे भारत में, पूरे दुनिया में जो है पवित्र नदी के श्रेणी में रखते हैं, सबसे पवित्र नदी के श्रेणी में रखते हैं, उस तरह से मिथिलांचल के क्षेत्र में कमला नदी को क्या किया जाता है, तो गंगा के समान पवित्र नदी के श्रेणी में रखा जाता है, माना जाता है। क्लियर है। अब जो है अगला नदी है वह है कोसी नदी। कोसी नदी को नेपाल में सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। भाई सप्त कोसी के नाम से काहे जानते हैं, तो जो कोसी नदी है एक धारा जो है 7 भागों में बटा है। यानी कभी हम लोग उस धारा को भी देखेंगे कि कौन कौन से धारा का नाम है, तो एकदम आप लोग बने रहिए, पेशेंस बना के रखिए। ठीक ना। तो इसकी धारा क्या है, 7 भागों में बटी हुई है, इसलिए इसको सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इस नदी को बिहार के शोक नदी के नाम से जानते हैं। काहे शोक नदी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ अपना रास्ता हमेशा बदलते रहती है। अब ये रास्ता कैसे बदलेगी, जैसे मान के चलिए इस वर्ष नदी जो है इस टाइप से ऐसे ऐसे गई, आपने यहाँ पे बांध बनवा दिया। ठीक है। अगले बार नदी हो तो बांध बनाया यहाँ पे, अभी नदी ऐसे 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 एकदम जाना शुरू कर दे, बांध से 10 किलोमीटर दूरिये से अपना रास्ता बना लेगी, है ना। फिर वहां बनवाइए बांध, फिर एनए से निकल जाएगी। इसलिए जैसे अगर इसको हम फिगर के तरफ से देखें, जैसे ये जो है कोसी नदी गई, अब कोसी नदी गई, आपने यहाँ पे बांध बनाया, इसको बिहार के शोक नदी के श्रेणी से हटाने के लिए इस पर पुरकस व्यवस्था किया, लेकिन हुआ क्या,
नदी समझ गई कि ओ तुम यहाँ पे बांध बनवाया है। अगला बार जब नदी आएगी वो इस तरह से अब चली जाएगी, उसके अगला से ऐसा। अब कितना बांध बनवाइएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रास्ता अपना हमेशा बदलते रह रही है, इसलिए इसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, और यह नदी कहाँ से निकलती है, तो गोसाई थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई, गोसाई थान से निकलती है और कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यानी कि इसका मुहाना कहाँ हो जाएगा, कटिहार कुर्सेला नामक स्थान के पास। अगर हम इसके लंबाई की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई 729 किलोमीटर है और बिहार में जो है यह 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 260 किलोमीटर क्या है लंबाई है बिहार में। ठीक है, उसके बाद इसका महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि कोसी नदी की चर्चा जो है आपको ऋग्वेद में भी मिलता है, और ऋग्वेद में जो है कोसी को हम लोग कौशिकी के नाम से जानते हैं। यानी कि कौशिकी का जो चर्चा हुआ है ऋग्वेद में वो क्या है, तो आज वर्तमान का कोसी नदी है। ठीक है, और इसकी क्या है विशेषता, 7 धारा से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो 7 धारा कौन कौन सी हो जाएगी, तो इंद्रावती, सन कोसी, ताम्र कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी, ये 7 धाराएं हैं। और यही 7 धाराएं इसकी सहायक नदियों में भी जो है, इसको सहायक नदी भी कह सकते हैं कि सब जितनी धाराएं हैं ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ये जितनी 7 जो धाराएं हैं यह त्रिवेणी के पास आकर के एक साथ मिल जाती है और वहां से इसका नाम कोसी नदी पड़ जाता है। और कोसी नदी गंगा में कहाँ समाहित होती है, तो कुर्सेला के पास कटिहार में समाहित होती है। क्लियर है, तो कोसी नदी से रिलेटेड जितना महत्वपूर्ण पॉइंट था उसको देखें। अगला जो नदी है हमारी वो है महानंदा नदी। कौन सी नदी है, महानंदा नदी। कहाँ से निकलती है भाई, तो हिमालय का जो क्षेत्र है दार्जिलिंग है ना, वहां से यह नदी निकलती है। यानी कि उसका उद्गम कहाँ है, दार्जिलिंग हिमालय है ना। और इसका जो है मुहाना कहाँ पे है, तो बंगाल में है। कहाँ पे है भाई, बंगाल में। अगर इसकी टोटल दूरी की बात करेंगे तो 360 किलोमीटर। और यहाँ पे आपको जगह दिखा होगा कि खाली स्थान छोड़ा है, ओ आपके दिमाग में चल रहा है मास्टर को नहीं आता है, ऐसा बात नहीं है। इसका जो डिस्टेंस है वह मतलब एग्जैक्ट नहीं पता कर पाया गया है। क्यों, क्योंकि यह नदी कभी बिहार से पश्चिम बंगाल में घुसती है, फिर बिहार में आ जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में घुस जाती है ना। इस वजह से इसका एग्जैक्ट डेटा बताना बहुत ही कठिन है। ठीक है, और यह जो नदी की विशेषता है वह है यह नदी वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाती है। यानी कि बिहार और बंगाल का जो सीमा है यह नदी बनाती है, वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाती है। उसके बाद यह नदी जो है सबसे पूर्वी नदी है। अगर यह प्रश्न पूछ दे कि बिहार के सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो महानंदा नदी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पूर्वी नदी है। उसके बाद यह उत्तर के तरफ से मिलने वाली गंगा की सबसे अंतिम नदी है, यानी कि सबसे अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, यह चीज हो गया, आपको 3 पॉइंट इसके बने। उसके बाद अगला जो नदी यहाँ तक जो था वह लगभग आपका महानंदा नदी तक, ये सब जितनी नदियां थी ये सब उत्तर के तरफ से मिल रही है, यानी कि बाएं के तरफ से मिल रही है। अब जो हम लोग नदी को देखेंगे यह सब नदी जो है दाएं तरफ से मिलेगी, तो एकदम सबर बना के रखिए। तो दाएं तरफ से मिलने वाली जो पहली नदी है वह कौन सी नदी हो जाएगी, करमनासा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी भाई, करमनासा नदी। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे कितना है, 192 किलोमीटर। यह कहां से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठारी से निकलती है और यह आके चौसा के पास गंगा में जो है समाहित हो जाती है। कहां से निकल, चौसा के पास, यानी कि गंगा भी जो है चौसा के पास जो कि बक्सर जिले में पड़ता है, वहां से गंगा बिहार में प्रवेश करती है और कर्मनासा भी उसी के आसपास में जो है जाकर के गंगा में मिल जाती है। और इसका नामे से आपको पता चल रहा होगा करमनासा, यानी कि कर्म के नाश देने वाला। जैसे कुल नाश नहीं है ना, जैसे कोई लड़का है दारू सिगरेट पी रहा है तो क्या हुआ, कुल नाश दिया है ना। उसी तरह से माना जाता है यह जो नदी है यह आपके कर्मों को नाश देती है। तो मत जाइएगा इस नदी में नहाने के लिए, ठीक ना। तो यह कर्मनाशा नदी हो गई, क्लियर है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण नदी है वो है सोन नदी। सोन नदी को हम लोग हिरण्य नदी या सोनभद्र नदी के नाम से भी जानते हैं, तलबलाना नहीं है ना। आयोग जो है कभी कभी
उथल पुथल वाला भी प्रश्न पूछ देता है। सोन के जगह पे सोनभद्र नदी दे देगा। अब बोलिएगा कि मास्टर तो बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पे घबराना नहीं है, ये सब एक ही नाम है। सोनभद्र नदी, हिरण्यवा नदी और सोनभद्र नदी, ये सब एक ही नदी का नाम है। सोन नदी का है ना। उसके बाद इसका अगर हम उद्गम की बात करेंगे तो ये आपके अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। और इसका मुहाना की बात करेंगे तो गंगा नदी में आकर के समाहित हो जाती है। कहाँ पे? तो दानापुर पटना के पास में। दानापुर पटना के पास में जो है आके गंगा में मिल जाती है। इसकी अगर हम टोटल लंबाई की बात करेंगे तो वह हो जाएगा 780 किलोमीटर। और बिहार में इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 202 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यह नदी आपको यहाँ पे दिखा कि अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। तो भाई बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो रोहतास जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पे करती है? रोहतास जिले में, जो कि शेरशाह का मकबरा है यही रोहतास में। ठीक है, और यह दक्षिण के तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी कि जो दक्षिण के तरफ से जो मिलने वाली आपकी नदी सब दिख रही है, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो सोन नदी है। और सोन नदी पे ही डिहरी में 1873-74 में पहला बांध बनाया गया था। क्लियर है? कब बनाया गया था? 1873-74 के आसपास में जो है बनाया गया था डिहरी में पहला बांध। क्लियर है? उसके बाद अगली जो नदी है वो है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी कहाँ से निकल रही है? तो छोटा नागपुर के पठार यानी कि पलामू जिला झारखंड से निकल रही है। छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है और फतुआ पटना में आकर के गंगा में समाहित हो जा रही है। ठीक है, फतुआ पटना में आकर के गंगा में समाहित हो जाती है। और इसके अगर हम दूरी की बात करेंगे यानी कि लंबाई की बात करेंगे तो वह लंबाई हो जाएगा 200 किलोमीटर। और यह जो पुनपुन नदी है, इस पुनपुन नदी के नाम पे ही जो पुनपुन नगर है उसका नाम पड़ा है पुनपुन नगर। ठीक है, तो अभी प्रश्न हमेशा पूछ देता है। क्लियर है? तो एकदम बने रहिए। वीडियो के लास्ट में हम लोग अभी तक इस नदी तंत्र से बिहार स्टेट या और भी जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम में जो है जितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 200 किलोमीटर। बिहार में जो है एग्जैक्ट इसका लंबाई का पता नहीं चल पाता है कितनी है। ठीक है, और यह नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है और झारखंड के पलामू जिला, उसके बाद बिहार के औरंगाबाद, गया जिला होते हुए पटना फतुआ में आकर के गंगा नदी में समाहित हो जाती है। क्लियर है? औरंगाबाद, गया, पटना अन्य नाम से। और इसका अगर हम अन्य नाम की बात करेंगे तो हो जाएगा काटक और बामगधी। कौन सा हो जाएगा? काटक और बामगधी नाम से भी जानते हैं। जो अगली नदी है वह है आपको फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है कहाँ से निकलती है भाई? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और टाल क्षेत्र में जो है, जो नदी का टाल क्षेत्र होता है, उस टाल क्षेत्र में पुनपुन नदी में आकर के समाहित हो जाती है। तो इसका मुहाना कहाँ हो जाएगा? पुनपुन नदी। उद्गम कहाँ हो जाएगा? छोटा नागपुर के पठार। अगर बिहार में इसकी दूरी की बात करेंगे तो टोटल 135 किलोमीटर है। किस नदी का? फल्गु नदी का। अब फल्गु नदी की कुछ विशेषता है, जैसे फल्गु नदी के किनारे ही जो विष्णुपद मंदिर स्थित है। उसके बाद इसी फल्गु नदी के किनारे पितृपक्ष मेला लगता है, जहाँ पे अपने मोक्ष के लिए जो है वहाँ पे लोग पूजा पाठ अनुष्ठान सब करते हैं। ठीक है, उसके बाद माना जाता है कि फल्गु नदी को माँ सीता ने क्या किया था? श्राप दे दिया था, जिस वजह से यह नदी जमीन के अंदर अंदर बहती है, ऊपर नहीं बहती। आपको ऊपर बहुत कम ना के मात्रा में पानी दिखाई देगा, केवल बालू ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसकी क्या मुख्य, अब जो फल्गु नदी है इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है। और इसी निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो जो इसकी मुख्य धारा है वो क्या कहलाती है? निरंजना कहलाती है। और यह फल्गु नदी नाम कब पड़ता है? तो एक नदी है, इसकी जो धारा है निरंजना मुख्य धारा जो है वो बोध गया के पास मोहाने नदी से आकर के मिल जाती है। किस नदी से? मोहाने नदी से आके मिल जाती है। उसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? फल्गु नदी पड़ जाता है। क्लियर है? तो फल्गु नदी के बारे में जितने महत्वपूर्ण बातें उसको हमने देखा। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट नदी है, जो वह नदी है कौन?
एक है क्यूल नदी। क्यूल नदी जो है आपको लखीसराय सूरजगढ़ में आकर के गंगा में मिल जाती है, तो इसका मुहाना कहाँ हो जाएगा, लखीसराय सूरजगढ़ में हो गया, या सूर्यगढ़ भी इसको कहते हैं, है ना। तो क्यूल नदी हो गया क्लियर। उसके बाद अजय नदी। अजय नदी कहाँ से निकलती है, तो जमुई के दक्षिण में 5 किलोमीटर दूर बटवाड़ से निकलती है, और यह नदी पश्चिम बंगाल में आकर के मिल जाती है, यानी कि निकलती तो बिहार से है लेकिन मिलती कहाँ है गंगा में, तो पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है। और इसकी अगर दूरी की बात करेंगे तो वह हो जाएगा 280 किलोमीटर दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस नदी में जो है हमने 2 नदी को देखा जो कि बिहार के बाहर जाके गंगा में मिल रही है। वह कौन सी नदी है, एक महानंदा हो गई और दूसरी हो गई अजय नदी, है ना। तो ये भी जितने भी बिहार के महत्वपूर्ण नदियां थे उसको हमने देखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग हमारे द जब्स जंक्शन चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग देख लेते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, गलत बात है, बहुत दुख होता है ना। तो अभी तक अगर आपने द जब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।